नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर पंजाब में कैबिनेट गठन आज। कुल संधवा में होंगे स्पीकर, हरपाल सिंह चीमा बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर योगी 2.0 की नई कैबिनेट तैयार। 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर आज जारी हो सकती है भाजपा एमएलसी प्रत्याशियों की सूची। कानपुर फतेहपुर सीट पर 22 दावेदार। कानपुर बुंदेलखंड की 4 सीटों पर बनी अभेद रणनीति। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर रूस और यूक्रेन जंग पर आज 24वां दिन। बाइडेन ने जिनपिंग को दी चेतावनी, कहा रूस की मदद करने पर अंजाम भुगतने होंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार के मंत्रियों की शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे से होगी। पहले चरण में 10 मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 8 पहली बार एमएलए बने हैं। इसके अलावा कोटकपुरा से एमएलए कुलतार संधवा विधानसभा स्पीकर होंगे। शपथ ग्रहण के बाद दोपहर 2 बजे मान सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री बन सकते हैं और इसके लिए 7 नए मंत्रियों के लिए बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। आज मंत्री पद की शपथ लेने वालों में हरपाल चीमा, गुरमीत सिंह मीत हेयर, डॉक्टर विजय सिंगला, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, लालचंद कटारू चक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर जिनपा और हरजोत सिंह बेस शामिल है। इसमें हरपाल चीमा दिबड़ा और मीत हेयर बरनाल से भी दूसरी बार चुनकर आए हैं और बाकी सभी पहली बार चुनाव जीतकर ही मंत्री बने हैं। आम आदमी पार्टी के मालवा पर पूरा फोकस किया गया है, जहां पर सीएम भगवंत मान के अलावा दिड़बा से हरपाल चीमा, बरनाल से मीत हेयर, मानसा से डॉक्टर विजय सिंगला, मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर, आनंदपुर साहिब से हरजोत बेस मंत्री बन रहे हैं। माझा एरिया में अजनाला से कुलदीप धालीवाल, जंडियाला से हरभजन सिंह, ईटीओ पट्टी से लालचंद भुल्लर और भुआ से लालचंद कटारू चक को मंत्री बनाया गया है। दोआबा में सिर्फ होशियारपुर से ब्रह्मशंकर जिनपा को मंत्री बनाया गया है। वहीं जातिगत फैक्टर पर नजर डालें तो पंजाब सरकार में अब सीएम मान समेत 4 जट सिख, 3 हिंदू और 4 दलित चेहरों को जगह दी गई है। इनमें एक महिला मंत्री बलजीत कौर शामिल है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि मान उन विधायकों पर भरोसा करेंगे तो मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। सूत्रों ने कहा कि मौजूदा विधायक जो फिर से विधायक चुने गए हैं, उनके चुने हुए मुख्यमंत्री मान से मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। पंजाब में की गई नई सरकार के मंत्रिमंडल में संभावित चेहरे भगवंत मान अपने मन मुताबिक चुन सकेंगे। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ऐसे संकेत दिए गए हैं। वहीं दिल्ली से कहा गया है कि कैबिनेट चुनना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री के इस काम में पार्टी कोई दखल नहीं देगी। इधर मान भी उनके विधायकों पर भरोसा जताएंगे। उन्होंने पार्टी के मुश्किल समय में उनका साथ दिया है। वहीं मंत्रिमंडल में सबसे अहम चेहरा हरपाल सिंह चीमा का है। चीमा ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है और चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टरों और होर्डिंग्स में पार्टी का चेहरा होने के दौरान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। मान के मुख्यमंत्री चेहरे बनने से पहले पंजाब में पार्टी के पोस्टरों पर 3 चेहरे हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी नवाजा जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 25 मार्च को आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। योगी 2.0 की नई कैबिनेट के नाम भी लगभग तय कर दिए गए हैं। अब ये साफ हो गया है कि पहली सरकार की तरह ही इस बार भी योगी सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य मंत्रिमंडल में पहले की तरह बने रहेंगे। डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें अहम स्थान दिया जाएगा और इसी की वजह यह है कि भाजपा ओबीसी वर्ग को नजरअंदाज करने के सपा और अन्य विपक्षी दलों के आरोपों में नहीं घिरना चाहती। योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भूमिका बदली जा सकती है। वहीं सूत्रों की अगर माने तो पार्टी दिनेश शर्मा को सरकार की जगह संगठन में बड़ी भूमिका दे सकती है। योगी मंत्रिमंडल पर पीएम मोदी की कैबिनेट का असर भी दिखाई देगा और इस बार मंत्रिमंडल में करीब 20 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं।
दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि यूपी में पार्टी अगले 25 साल का नेतृत्व तैयार करे। मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे, प्रशासनिक और तकनीकी मामलों की समझ रखने वाले विधायकों को मौका मिले। जातीय सामाजिक संतुलन साधने के साथ ही संबंधित जाति वर्ग के उन्हीं विधायकों को पहली प्राथमिकता दी जाए जो उच्च शिक्षित हों। पीएम के इस निर्देश के बाद नए विधायकों का पहले डेटा तैयार किया जाएगा और इसके बाद नई टीम फाइनल हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी अर्जा अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, योगी की 2.0 की नई कैबिनेट तैयार हो गई है। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? अखिल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी सुना रही है, आवाज आ रही है। जी सर, योगी 2.0 की नई कैबिनेट तैयार हो चुकी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, कैबिनेट को लेकर देखा जाए तो योगी सरकार जो बनने जा रही, फिर से पुनः दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले शपथ लेंगे, उसके बाद उनकी कैबिनेट लेगी। हालांकि देखिए 25 मार्च की तारीख जो तय कर दी गई है शपथ ग्रहण के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है, इनकी भूमिका बदली जाएगी, इसको लेकर चर्चा पहले से फर्स्ट डे से ही है। ऐसे में एस शर्मा को डिप्टी सीएम इस बार बनाया जा सकता है, अरुण आसिम है उनको भी बनाया जा सकता है। तो तमाम जो नाम है उसकी कहीं न कहीं अब नामों को लेकर जो चिंतन मंथन था दिल्ली में, उसे तय कर दिया गया है। हालांकि 25 मार्च को जो खबर आ रही है कि 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी अपने सहयोगी के साथ कहीं न कहीं शपथ लेंगे। हालांकि 2.0 की जो नई कैबिनेट है उसमें लगभग सारे जो नाम है, वो जो तस्वीर है वो काफी हद तक तय कर दी जाएगी। हालांकि देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं अब बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र के नेतृत्व में या पार्टी के संगठन के काम के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मंत्री हैं, जो मौजूदा मंत्री रहे हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें कहीं न कहीं तवज्जो देती हुई इस मंत्रिमंडल में नजर आ रही है। हालांकि जो हार गए हैं मंत्री, उन्हें कहीं न कहीं अब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, और उनके साथ साथ उन नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाए जो पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक और तकनीकी मामलों में समझ रखते हैं। ऐसे विधायकों को मौका दिया जाएगा जाति समीकरण संतुलन साधने के लिए पूरी तरीके से उन मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिससे 2024 की आसानी हो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है उसे वो 2024 में लगाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी चाहती है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जीत हुई है उसके बाद कह रहे हैं जो 80 सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा में आ जाए। तो ऐसे में उन सभी चेहरों को दांव लगाई जाएगी, जिस पर कहीं न कहीं एकाध लोकसभा या निश्चित तौर पर उन जाति समीकरणों पर साधते हुए फायदा मिलता हुआ नजर आया उन चेहरों से, उन्हीं चेहरों को सबसे ज्यादा तवज्जो इस मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। हालांकि देखिए एके शर्मा इसमें भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं और उनको ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के काफी करीब भी हैं। तो ऐसे में उनको भी बीच जिलों की जिम्मेदारी संभाली है। वाराणसी समेत कई मंडल जो है उनकी नेतृत्व में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए कि जिन मंत्रिमंडल पिछली सरकार में उनके काम अच्छे रहे, उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनके नहीं है उन्हें कहीं न कहीं दरकिनार किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को विधायकों को शामिल पूरी तरीके से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भी कद जो है वो बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अनिल राजभर, रामपाल वर्मा, कल्याण सिंह के जो पोते हैं संदीप, इनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी क्योंकि इनके चेहरे से कहीं न कहीं फायदा हुआ है। तो अनिल राजभर उसी बिरादरी से आते हैं जिससे ओम प्रकाश राजभर आते थे। ऐसे में उनकी कैबिनेट में एंट्री पूरी तरीके से संदेश दे दिया गया है। हालांकि देखिए राजेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण प्रांत की श्रीकांत शर्मा है, ब्रजेश पाठक है, इन सभी लोगों को फायदा देने के लिए 2024 की पूरी नेतृत्व दी जाएगी। हालांकि बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा सिंह, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए अगर भाजपा ये मानती है कि देश भर में चुनाव की जो सफलता मिली वो महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में 2024 की पूरी तरीके से साधने के लिए बेबी रानी मौर्य को, प्रतिभा शुक्ला को, अंजुला
मुहर को, किशन पासवान को, ये तमाम जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, एक्टिव हैं, अनुभवी हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि देखिए उन पूरी तरीके से जो नए लोग जीते हैं उसमें राजेश्वर सिंह, राजेश त्रिपाठी, जितिन प्रसाद जो है, असीम अरुण जो IPS रहे हैं, जो चुनाव जीत के हैं, संदीप सिंह है, तो इन तमाम लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा कि इनसे कहीं ना कहीं उन जातीय समीकरणों को सटीक बैठाया जा सके, जिससे 2024 आसानी हो। तो अंतिम पूरी तरीके से जो कैबिनेट की जो ये जो शपथ होगी वो पूरी तरह से भव्य बनाने की कान्हा स्टेडियम में उसकी कार्यक्रम, उसकी जो तैयारी है उसे शुरू कर दी गई है। 150 से ज्यादा VIP लोग हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसके अलावा तमाम जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ शामिल होंगे। विपक्ष के लोगों को भी इनका निमंत्रण दिया गया है, लाभार्थियों को भी बुलाया गया है, तो ऐसे उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो ये शपथ समारोह होने वाला है उसे एक ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। हालांकि पूरा तरीके से जो तैयारी है वो 2024 की है। तो ऐसे में माना जाए कि सहयोगी दल की जो अनुप्रिया पटेल की सीटें जो निकली है 12 सीटें, और उसके अलावा निषाद पार्टी के संजय निषाद की 6 सीटें निकले, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक साधने की कोशिश मंत्रिमंडल योगी सरकार के साथ साथ शपथ लेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 पूरा फोकस होगा और तमाम जो मंत्री हारे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब दूसरे संगठन की नई जिम्मेदारी देती हुई भाजपा सरकार नजर आएगी। बिल्कुल अखिल जी, 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है, भव्य तैयारियां भी इसके लिए की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर नए मंत्रिमंडल की बात करें तो महिलाओं युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है, तो इस बार महिलाओं और युवाओं को जो ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्या आशा लगाया जाए इससे? देखिए, महिलाओं को लेकर महिला सम्मान जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा किया था उसे कहीं ना कहीं बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, बनारस में जब चुनाव के दौरान थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो था तो उस दौरान भी देखिए महिलाओं को उनके रोड शो के दौरान एक दूसरे रोड पे रख दिया गया था, लेफ्ट हैंड पे। हालांकि प्रधानमंत्री ने रोड शो काफले को रोका था और महिलाओं को सबसे आगे निकाला था अपने रोड शो में। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो रोड शो को लेकर रही हो, पार्टी संगठन के काम को लेकर रहा हो या सरकार में रहा हो, उन्हें बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल में भी नजर आ रही है। हालांकि देखिए, जिस तरह बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में शामिल करना, जो अनुभवी लोग हैं, जो पढ़े लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी, उन सभी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को इस बार माना जा रहा है कि सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश योगी सरकार करेगी। हालांकि उसके इसमें देखिए, अगर बात करें महिलाओं में, बेबी रानी मौर्य है, प्रतिभा शुक्ला, अंजुमा जुला महोर है और किशन पासवान, ये 3-4 मंत्री जो नाम है ये काफी खास माने जाते हैं। महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही है और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी महिला मंत्रिमंडल की संख्या मौजूदा 4 से बढ़ाने की संभावना, यानी इससे ज्यादा भी बढ़ा सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण, महिला योजनाओं को लेकर तमाम जो विभाग है उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी कि उन महिलाओं के दर्द को समझ सके, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चला रही है उसे धरातल को उतारा जा सके, महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं वोट हासिल हो सके। तो ऐसे में जो अभी चुनाव हुआ हाल में उसके भी जो समीक्षाएं हुई हैं उसमें माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वोट आए हैं वो महिलाओं के आए हैं। तो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह वोटें मिली है, मान रही है कहीं ना कहीं महिलाओं के मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी बढ़ाने की बात चल रही है। और इसके अलावा पार्टी के संगठन में भी महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारी इस बार देती हुई भारतीय जनता पार्टी सामने नजर आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी 2.0 में नई कैबिनेट तैयार हो गई है, नॉन परफॉर्मेंस आउट में है, स्वतंत्र सिंह का भी कद बढ़ा। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व में अब विधान परिषद में रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल कर काबिज होने का प्लान बना लिया है। आज या फिर कल विधान परिषद प्रत्याशियों की सूची भाजपा प्रदेश नेतृत्व जारी कर सकता है। लगभग पूरी रणनीति बना ली गई है। जिलाध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष 17 मार्च को बैठक कर चुके हैं। बात अगर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 4 विधान परिषदों की जाए तो यहाँ पर विरोधियों को परास्त करने के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का दावा है कि उनके क्षेत्र में आने वाली 4 सीटें भाजपा जीत कर दिखाएगी। उनकी दलील है कि स्थानीय निकाय और जिला पंचायतों में भाजपा का वर्चस्व है।
कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 विधान परिषद की सीटें आती हैं। इनमें से कानपुर फतेहपुर सीट पर कानपुर शहर और ग्रामीण हिस्से के साथ कानपुर देहात जिला और फतेहपुर जिला है, और इसी तरीके से दूसरी सीट इटावा फर्रुखाबाद की है, जिसमें कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद और इटावा को जिला शामिल किया जाता है। तीसरी सीट झांसी, ललितपुर, औरई और जालौन को मिलाकर बनती है। चौथी सीट बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट को मिलाकर तैयार की गई है। विधान परिषद चुनाव में खड़े होने वाले एमएलसी प्रत्याशियों को वोट देने का काम सभासद, ग्राम प्रधान, बीडीसी प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य करते हैं, और पिछले वर्ष हुए पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया था। और ये बात अलग है कि जिला पंचायत के सदस्य बहुमत की संख्या तक भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों को जिताने में भाजपा सभी पार्टियों से पीछे करते हुए आगे निकल आई थी। और इसी आधार पर इतना तो साफ है कि कानपुर बुंदेलखंड की 4 विधान परिषद की सीटें हो या प्रदेश की 36 सीटें, विधान परिषद में बहुमत के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल जुड़ गए हैं। जी अविरल, बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों की सूची आज जारी हो सकती है, क्या खास रहेगा इस सूची में? जी अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 1 प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, तो ऐसे में ये उत्साह का माहौल है पूरी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी अब एमएलसी के चुनावों को भी पूरी तरीके से जीत लेना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लिस्ट यानी सूची जारी कर सकती है, तो ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि किन किन चेहरों पर ये दांव लगाया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ये बताया था कि जो चुनाव हार गए हैं उन पर दांव नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि प्रचंड बहुमत से जीत इसमें भी हासिल की जाए। अगर मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है, जैसे कि आप ये समझिए कि कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा और ललितपुर, जालौन, ये सब जो बुंदेलखंड है, हमीरपुर है, ये सारे जो जिले हैं, इधर तरफ से भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व अब बनाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एमएलसी जो चुनाव होंगे उनमें जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेना चाहती है। हालांकि आप ये समझिए कि जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो भले भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिए थे। तो इसमें अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। हालांकि आप ये समझिए कि चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में लड़ने का काम करती है। और दूसरी चीज ये आप समझिए कि जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, तो उसमें जो अध्यक्ष बनाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड स्तर पर आप ये समझिए कि उसमें काम हुआ था। तो अब देखने वाली यही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो एमएलसी की सूची जारी करेगी उसमें कौन कौन से चेहरे आएंगे और किस तरीके से उसको जीता जाएगा। पूरी तैयारी लगभग भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर कर लिया है। अंशुल, अविरल, जिस तरीके से अगर मंत्री मंडल की जो विस्तार की अगर बात करें, तो इस बार जिन लोगों ने काम नहीं किया था उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, महिलाओं और युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो क्या बीजेपी ये फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाती हुई नजर आएगी? जी देखिए, जिस तरीके से 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ऐसे में जो प्रत्याशी जीत नहीं पाए थे, उसमें आप ये समझिए कि उनको मंत्रिमंडल में यहाँ पर जो योगी कैबिनेट है उसमें कहीं ना कहीं नहीं शामिल किया जाएगा। और उसके बाद आप ये समझिए कि जो बड़े शीर्ष नेतृत्व थे, जैसे कि मान लीजिए डिप्टी सीएम की बात करें, तो डिप्टी सीएम को कोई छोटा पद नहीं दिया जा सकता, तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी सकती, तो आप ये समझिए कि उनको केंद्रीय नेतृत्व की तरफ भेजा जा सकता है। और इधर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, तो उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिलती दिख रही है। तो ऐसे तमाम चेहरे और भी हैं जिनको जो महिला प्रत्याशी रही है, जिन्होंने जीत हासिल करी है, तो उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में एमएलसी का चुनाव होगा तो उसमें भी देखिए, आप सीधे तौर पर ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण सुरक्षा की बात की थी, तो ऐसे में महिलाओं को भी पूरी तरीके से तवज्जो देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो एमएलसी के चुनाव में भी सीधे तौर पर ये सारी चीजें देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने का इसमें संभावना नजर आ रही है। अंशुल, बिल्कुल अविरल जी, लेकिन जिस तरीके से 4 सीटों पर अमेग जो रणनीति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो क्या हॉट सीट है इनमें या कुछ और भी रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है? देखिए, ये समझने वाली बात यहाँ पर होगी कि जो भी समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जैसे कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और ये जो बुंदेलखंड है पूरा, इधर तरफ कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का जो ये गढ़ है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से तन्मयता के साथ लगा रहता है।
हालांकि ये बात अलग है कि ये जो एमएलसी के चुनाव होने हैं, इसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ये सारे लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य थोड़े ज्यादा थे, तो अब और जो प्रधान है उसमें भी प्रधान जो वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ सपोर्टर हैं जो की तरह काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है। अवरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों की सूची भी आज जारी हो सकती है। अभेद्य रणनीति यहाँ पर काम करेगी। बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की और रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। वहीं बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने से की स्थिति में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। बाइडेन ने दोहराया कि ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली और वो मौजूदा स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध करना जारी रखेगा। दोनों नेताओं में चीनी और अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की गई है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि दो प्रमुख देशों के नेताओं के तौर पर हमें चीन और अमेरिका ये सोचने की जरूरत है कि वैश्विक मुद्दों पर कैसे पेश किया जाए। इससे भी ये जरूरी है कि वैश्विक स्थिरता और करोड़ों लोगों के काम और जीवन को ध्यान में रखा जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइडेन ने जिनपिंग को चेतावनी दी है, जिसमें बाइडेन ने जिनपिंग को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस की मदद करने पर अंजाम भुगतने होंगे। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा था कि चीन रूस का समर्थन करेगा और अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों देश अलग थलग पड़ जाएंगे, जिसमें बाइडेन ने जिनपिंग को चेतावनी दी है। और बाइडेन ने जिनपिंग को यह भी कहा है कि अगर आपने अगर आपने रूस की मदद की तो अंजाम भुगतने होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइडेन ने दोहराया कि ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन है। काफी आक्रामक नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अब अमेरिका भी चीन को चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि चाइना समर्थन कर सकता है रूस का। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।